मदनलाल की 3 बेटियां थीं, तारा, चंदा और चकोरी। मदनलाल की बेटियां अभी छोटी ही थीं कि एक बीमारी के चलते उसकी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी। मदनलाल और उसकी 3 बेटियों के अलावा उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ शारदा देवी थी, जो कि बेटियों को अभिशाप समझती थी। उसे तो लगता था कि बेटे ही वंश का नाम आगे बढ़ाते हैं, माँ बाप का सहारा होते हैं और बेटे ही कुल का नाम रोशन करते हैं। शारदा देवी के यही ख्यालात उसको मदनलाल की बेटियों और अपनी पोतियों को प्यार करने से रोकते थे। और ऊपर से गांव का माहौल भी कुछ ऐसा था कि गांव के ज्यादातर लोगों का ख्याल भी यही था कि बेटे ही बाप का नाम रोशन करते हैं, बाप को कंधा देते हैं। बस यही कारण था कि भानपुर गांव अभी भी पिछड़ा ही था। एक बार की बात है, मदनलाल और उसकी तीनों बेटियां सो रही थी कि तभी मदनलाल की माँ कहती है, अरे ओ अभागे पिता, उठ जा, सुबह हो गई है। 3 बेटियों का बाप होकर भी कितना आराम से सो रहा है। चल उठ जल्दी से। क्या माँ, तू भी सोने नहीं देती चैन से? और ये क्या भागा भागा बोलती रहती है मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तू तो बड़ा भाग्यवान है ना, 3 बेटियों का बाप जो है। अरे माँ, तू भी हर सुबह तेरा यही काम होता है, मेरी बेटियों को और मुझे कोसना। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ। तुझे तो मेरा कोसना ही दिखाई देता है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है और कहती है, काश भगवान ने मुझे एक पोता दिया होता तो कितना अच्छा होता। अरे माँ, तू भी क्या पोता पोता लगा के रखती है? तू देखना, ये मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी पूरे गांव में। और फिर ऐसा कहकर वो काम पर निकल जाता है। और घर पर तारा अपनी दादी के पास आती है और अपनी दादी से गले लगकर कहती है, दादी कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लगी है। चल हट यहाँ से, अपने बाप के गले लगाकर मेरे नहीं, और पहले घर की सफाई कर, तभी कुछ खाने के लिए दूंगी। तारा चुपचाप वहां से चली जाती है और सफाई करने लगती है। दादी भी अपने काम में लग जाती है। फिर कुछ देर में चंदा अंदर से आती है और अपनी दीदी तारा से कहती है, दीदी ये दादी भी कितनी गंदी है ना, हमसे कितना काम करवाती है। लाओ दीदी, मैं झाड़ू लगा देती हूँ, तुम कुछ खा लो। नहीं चंदा, दादी के लिए ऐसा नहीं कहते। और तू जा, चकोरी को भी उठा दे। कहीं दादी ने देख लिया कि वो इतनी देर तक सो रही है तो और भी गुस्सा हो जाएंगी। चंदा अंदर जाकर अपनी बहन चकोरी को उठा देती है। चकोरी थोड़ी शैतान थी और बोलने में भी तेज थी। वो तीनों में सबसे छोटी थी। चंदा चकोरी से कहती है, देखो चकोरी, वो दादी हमें कुछ खाने के लिए भी नहीं देती और हमसे कितना काम करवाती हैं। हाँ चंदा, तू कहती तो ठीक ही है, पर क्या करें, हम कुछ कर भी नहीं सकते। तारा दीदी हमें कुछ करने नहीं देती, वरना मैं बताती इस दादी को जो पोते के लिए हमेशा ही रोती रहती हैं। छोड़ न चकोरी, चल चलते हैं, दादी की कुछ मदद करते हैं घर के कामों में। और तीनों बहनें दादी के साथ काम पर लग जाती हैं। कोई कपड़े धोती तो कोई खाना बनाती तो कोई काम कर लेती। इस तरह से उनका जीवन चल रहा था। उन तीनों को अपने पिता की गरीबी के कारण ज्यादा सुख सुविधाएं तो नहीं मिली थी, लेकिन दिमाग की तीनों ही तेज थीं। और मदनलाल को इस बात की बड़ी खुशी थी कि उसकी बेटियां बड़ी होनहार हैं। इसलिए उसने जैसे तैसे अपनी बेटियों को स्कूल भेजा और उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। देखो मेरी बच्चियों, इस पढ़ाई से ही तुम बड़ी अफसर बन सकती हो और इन सबका मुंह भी बंद हो जाएगा जो अभी तुम्हारी पढ़ाई के खिलाफ हैं। इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ो। हाँ पिताजी, हम जरूर पढ़ेंगे। हाँ पिताजी, हम जरूर पढ़ेंगे और आपका नाम रोशन करेंगे। हाँ मेरी चकोरी, तू तो बड़ी अफसर बनेगी, लेकिन तू ज्यादा शरारत मत किया कर। लेकिन पिताजी, दादी ही हमको कुछ बोलती रहती है, तो मैं क्या करूं? तभी वहां पर दादी भी आ जाती है। क्यों रे चकोरी, तू मेरी शिकायत लगाती है अपने पिता से? मैं डरती नहीं हूं किसी से भी, समझी? तभी तीनों बहनें जाकर दादी को घेर लेती हैं और उनके गले से लग जाती हैं। जानती हो दादी, तुम तो किसी से भी नहीं डरती। सब हंसने लग जाते हैं और इसी तरह समय बीतने लगा। शारदा देवी भी अब अपनी पोतियों को प्यार करने लगी थी,
क्योंकि वो शारदा देवी का बहुत ख्याल रखती थी और चकोरी की बातें शारदा देवी का मन मोह लेती थी। इसी तरह 10 साल बीत जाते हैं। अब तारा, चंदा और चकोरी भी बड़ी हो गई थी। चंदा और चकोरी दोनों अब कॉलेज जाने लगी थी और तारा ने 12वीं करके सिलाई का एक कोर्स कर लिया था। वो अब कुछ कमाने भी लगी थी, जिससे चंदा और चकोरी की आगे की पढ़ाई हो रही थी। एक दिन की बात है, मदन लाल घर पर बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसकी माँ वहां पर आ जाती है और मदन से पूछती है, अरे मदन बेटा, क्या हुआ? कौन से ख्यालों में खोया हुआ है? वो माँ, मैं सोच रहा था कि तारा अब शादी के लायक हो गई है, मुझे उसकी शादी करनी है। मैं तो इनके पैदा होने से ही सोच में पड़ गई थी। मेरा बेटा कैसे इन 3 बेटियों की शादी करेगा? कहाँ से लाएगा इतना पैसा और कहाँ से जुटाएगा इनका दहेज? वो सब तो ठीक है माँ, पर मैं सोच रहा था कि तारा के लिए कैसा लड़का ढूंढूं। वो तो इतनी सीधी सादी है, कैसे रहेगी अनजान लोगों के साथ। अरे तू भी बेकार ही चिंता करता है। क्यों, मैं नहीं रही अनजान लोगों के साथ? इस घर में भी तो कितनी सीधी सादी हूं। दादी की बातें चंदा और चकोरी भी सुन रही थी। तभी चकोरी बोलती है, दादी माँ, तुम और सीधी सादी किसने कहा कि तू सीधी सादी है? अच्छा, तो तू कहना चाहती है कि मैं तेज हूं? अरे नहीं नहीं दादी माँ, तू भी बड़ी जल्दी नाराज हो जाती है। तुम तो बहुत ही सीधी हो मेरी प्यारी प्यारी दादी। दोनों बहनें वहां से चली जाती हैं और मदन लाल फिर से अपनी माँ के साथ बातें करने लगता है। अब तू ही बता, कहाँ से ढूंढूं ऐसा लड़का जो बिना कुछ दहेज लेकर मेरी सीधी सादी तारा से शादी कर उसे जीवन भर सुखी रखे। तू चिंता मत कर, मैंने बात की है अपनी एक सहेली से तारा के बारे में। ठीक है माँ, जैसा तू कहे। और फिर वो अपने काम पर चला जाता है। शाम को जब मदन घर आता है तो उसकी तीनों बेटियां आपस में बैठी हुई बातें कर रही थी। मदन उन्हें देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और सोचने लगता है कि अगर इनमें से एक भी दूर हो गई तो ये बेचारी कैसे रहेंगी एक दूसरे के बिना। अपने पिता को देखकर चकोरी कहती है, अरे पिताजी, आप आ गए? आज आप जल्दी आ गए? क्या कहीं घूमने ले जा रहे हैं क्या? हाँ पिताजी, चलो ना, गांव में मेला लगा है, देखने चलते हैं। दादी ने तो हमें जाने नहीं दिया, कहती हैं अकेले कहीं मत जाया करो। हाँ बेटी, तेरी दादी ठीक कहती है, चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम तीनों को। और फिर मदन उन तीनों को मेले में लेकर चला जाता है और फिर सब लोग घूम फिर कर घर आ जाते हैं। अगले दिन तारा के लिए रिश्ते की बात आ जाती है और कुछ दिनों में तारा की शादी भी हो जाती है। दादी भी खुश होती हैं कि बिना कुछ दहेज लिए ही तारा की शादी इतने कम पैसों में हो गई। किस्मत से तारा को अच्छा पति मिल गया था जो कि उसे खुश रखता था और कुछ समय बाद तारा ने अपने ससुराल में ही एक सिलाई सेंटर खोल लिया। कुछ सालों बाद चंदा ने भी मेडिकल की पढ़ाई की और वो एक नर्स बन गई। जल्दी ही उसकी भी शादी हो गई और वो भी अपने घर चली गई। अब घर में केवल बची थी तो चकोरी। चकोरी अभी शादी नहीं करना चाहती थी। उसके पिता और दादी उसे बहुत समझाते थे पर चकोरी किसी की नहीं सुनती थी। वो तो बस अपने मन की ही करती थी। वो दुखी हो गई थी अपनी शादी की बात सुन सुनकर। चकोरी अभी अपनी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी, इसलिए वो अभी अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर ही लगाना चाहती थी। इसलिए वो रात दिन पढ़ती रहती थी। कैसी पढ़ाई चल रही है तेरी चकोरी? पिताजी, बस आज की ही रात है ये पढ़ाई की। कल सुबह ही मेरा एग्जाम है, उसके बाद आपकी बेटी की सरकारी नौकरी पक्की। हाँ बेटी, तुझे जरूर सफलता मिलेगी। पिताजी, ये सब आपके ही आशीर्वाद और त्याग की वजह से हुआ है। आपने सारे गांव से लड़कर भी हम बहनों को पढ़ने से नहीं रोका और उसी का नतीजा है जो आज तारा दीदी ने अपना सिलाई सेंटर खोला है और चंदा भी नर्स बन गई। चल बेटी, अब सो जा, कल सुबह तुझे परीक्षा भी तो देनी है। चकोरी सोने चली जाती है और अगली सुबह वो जल्दी से उठकर अपने पिताजी और दादी का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने के लिए चली जाती है। चकोरी का एग्जाम बहुत अच्छा होता है। शाम को जब वो घर आती है तो देखती है कि मदन लाल को तेज बुखार हो गया था और खांसी भी आ रही थी। अपने पिताजी की ऐसी हालत देखकर चकोरी और उसकी दादी घबरा जाते हैं। अरे पिताजी, क्या हुआ आपको? आप इतना खांस क्यों रहे हो? हाँ बेटा, क्या हुआ तुझे? मदन कुछ नहीं कहता और बिस्तर पर लेट जाता है। चलो पिताजी, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाती हूँ।
अरे नहीं बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस जरा सा बुखार और खांसी है। तू दुकान से दवा ले आ, उसी से मैं ठीक हो जाऊंगा। हे भगवान, आज मेरा पोता होता तो अपने बाप को तुरंत अस्पताल ले जाता। उसे इस उम्र में भी इतना काम नहीं करना पड़ता। चकोरी को अपनी दादी की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, पर फिर भी वो भाग कर जाती है और अपने पिताजी के लिए दवा ले आती है। मदन दवा खाकर सो जाता है। रात हो जाती है। अचानक फिर से मदन की तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। चकोरी अपने पिताजी को अस्पताल ले जाती है, जहां पर उसकी बड़ी बहन चंदा नर्स थी। चंदा सारे इंतजाम कर देती है और मदनलाल का इलाज शुरू हो जाता है। अगले ही दिन तारा भी अपने पति के साथ वहां आ जाती है। उन्हें देखकर मदनलाल और चकोरी को भी थोड़ा हौसला हो जाता है। फिर जल्दी ही मदनलाल ठीक होने लगता है और कुछ ही दिनों में वो ठीक होकर अपने घर चला जाता है। एक दिन मदनलाल घर पर अकेला बैठा हुआ था। वो अपनी माँ को आवाज देता है। माँ, चकोरी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है सुबह से। बेटा, मुझे तो वो कुछ बताती नहीं है। हवा की तरह आती है और हवा की तरह चली जाती है। तभी घर में तारा, चंदा और चकोरी तीनों आ जाती हैं और मदनलाल के सामने खड़ी हो जाती हैं। मदनलाल अपनी तीनों बेटियों को देखकर बहुत खुश होता है। चकोरी, तू कहाँ थी बेटी सुबह से? वो तेरी बहनें आने वाली है, तूने बताया ही नहीं। ये सब आपको तोहफा देने का प्लान था चकोरी का पिताजी, इसलिए। तोहफा? क्या तोहफा बेटी? पिताजी, चकोरी की सरकारी नौकरी लग गई है और वो भी बड़ी अफसर बन गई है। मदनलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को कहता है। देख माँ, जिनकी वजह से तू मुझे हमेशा कोसती रहती थी, उन्होंने ही आज मेरा नाम रोशन कर दिया है। तेरी पोतियों ने आज मेरा और हम सब का नाम रोशन कर दिया। जरूरी नहीं कि बेटा ही खानदान का नाम रोशन करे, बेटियां भी कर सकती हैं। आज मुझे फक्र है कि मैं इन 3 बेटियों का बाप हूं। भगवान ऐसी बेटियां सबको दे। मुंबई में विश्वनाथ अपनी पत्नी मालती और 2 बेटियों के साथ रहता था। बड़ी बेटी साधना कॉलेज में तो छोटी बेटी राधा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। विश्वनाथ एक टैक्सी ड्राइवर था। वो अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाना चाहता था। एक दिन विश्वनाथ थका हारा घर लौटा तो साधना ने उससे कहा, पापा आ गए आप, लीजिए पानी। आप नहा लीजिए, तब तक मैं बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। और मैं आपके लिए पकौड़े बनाती हूँ, एकदम गर्मा गर्म। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। तुम दोनों को देखते ही सारी थकान उतर जाती है मेरी। वैसे तुम लोग क्यों करोगी ये सब? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ कांता चाची के घर गई हैं, शाम हो जाएगी उन्हें आते आते। अच्छा बेटा, घर के काम करने की तुम दोनों को कोई ज़रूरत नहीं। खूब मन लगाकर पढ़ाई किया करो बस। मैं तुम दोनों को कामयाब होते देखना चाहता हूँ। बस जल्दी से मेरा ये सपना पूरा हो जाए, वरना इस बूढ़े शरीर का क्या भरोसा, कब साथ छोड़ दे। पापा, ऐसी बातें मत किया कीजिए आप। आपको कभी कुछ नहीं होगा। हम आपके बिना कुछ भी नहीं है पापा। नहीं बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी हिम्मत मत हारना, चाहे मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं। अच्छा पापा, ये सब छोड़िए और ये बताइए, आपको अपना प्रॉमिस तो याद है ना? कौन सा प्रॉमिस बेटा? पापा, आप कैसे भूल सकते हो? आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर इस बार भी मैंने टॉप किया तो आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाओगे। ये देखिए पापा, मेरा रिजल्ट आ गया है और मैंने हर बार की तरह इस बार भी कॉलेज में टॉप किया है। अरे वाह बेटा, दिल खुश कर दिया मेरी बच्ची। ऐसे ही मेहनत करते रहो। लगता है अब तुम गाड़ी चलाना सीख कर ही रहोगी, है ना? हाँ पापा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आप तो जानते ही हैं मुझे बचपन से ही गाड़ियां कितनी पसंद है। बस चलाना सीख जाऊं तो मजा आ जाए। साधना की बात सुनकर विश्वनाथ मुस्कुरा देता है। अगले ही दिन से वो खाली वक्त में साधना को टैक्सी चलाना सिखाता है। साधना बहुत खुश थी। वो ना जाने कब से इसका इंतजार कर रही थी। उसने कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे से गाड़ी चलाना सीख लिया। विश्वनाथ ये देखकर बहुत खुश हुआ। उसने ये बात अपनी पत्नी मालती को बताई तो मालती ने उससे कहा, और बिगाड़ लो इन लड़कियों को, जो कहती हैं बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देते हो। और अपनी टैक्सी तो है नहीं, यूनियन की है। अगर कुछ हो जाता टैक्सी को तो कहाँ से चुकाते नुकसान? मालती, बहुत ज़्यादा सोचने लगती हो तुम।
एक बात बताओ, अगर मेरा बेटा होता तो उसे भी सिखाता ही ना, तो फिर अपनी बेटी को क्यों नहीं? वैसे पहले मैं भी डर रहा था कि पता नहीं साधना सीख भी पाएगी या नहीं, लेकिन उसने तो कमाल ही कर दिया मालती। इतनी जल्दी, इतनी सदी हुई ड्राइविंग, कमाल ही कर दिया उसने तो। मैंने तो सोच लिया है, राधा थोड़ी और बड़ी हो जाए तो उसे भी सिखाऊंगा। हे भगवान, क्या करूं मैं इन बाप बेटी का। दुनिया से अलग ही चलना है इन्हें तो। इतना कहकर मालती वहां से चली जाती है। विश्वनाथ भी टैक्सी लेकर निकल जाता है। वो यूनियन की टैक्सी चलाता था जिसके लिए उसे पैसे मिलते थे और उसी से वो अपने घर का गुजारा चलाता था। विश्वनाथ का सपना था कि एक दिन वो खुद की टैक्सी खरीदे, इसीलिए वो दिन रात टैक्सी चलाने लगा था। घर का खर्च, दोनों बेटियों की पढ़ाई और अपनी टैक्सी खरीदने का सपना, इस सब के बीच वो खुद के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता था। ये देखकर साधना को बहुत बुरा लगता था। वो हमेशा विश्वनाथ से आराम करने को कहती, पर विश्वनाथ उसे एक ही जवाब देता था। नहीं बेटा, अगर मैं आराम करने लगा तो कैसे होगा सब कुछ? एक बार तुम और राधा अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर तो आराम ही आराम है। विश्वनाथ बहुत मेहनत कर रहा था जिस वजह से वो बीमार रहने लगा, लेकिन उसने फिर भी टैक्सी चलाना बंद नहीं किया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन वो अपने परिवार को अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। वो घर में अकेला कमाने वाला था। साधना, राधा और मालती के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। एक तो सिर से पिता का साया उठ गया था, ऊपर से घर चलाने की जिम्मेदारी उठाने वाला भी अब कोई नहीं था। पैसों की किल्लत के चलते साधना का कॉलेज बीच में ही छूट गया। मालती लोगों के घरों में काम करने लगी, लेकिन फिर भी घर चलाना और राधा को स्कूल भेज पाना मुश्किल हो रहा था। एक दिन साधना अपने घर के बाहर बैठी अपने पिता को याद कर रही थी और उनकी टैक्सी को देखकर रोई जा रही थी। तभी एक आदमी वहां आया और साधना से बोला, नमस्ते जी, मेरा नाम शंकर है। मैं टैक्सी यूनियन से आया हूँ। वो चौहान साहब ने मुझे भेजा है। उन्होंने कहा है कि यूनियन की टैक्सी ले जाकर उन्हें सौंप दूं। अब विश्वनाथ जी तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो इस टैक्सी को किसी और ड्राइवर को देना होगा। नहीं, ये मेरे पापा की टैक्सी है, इसे कोई और नहीं चलाएगा। देखिए, ये आपके पापा की नहीं बल्कि यूनियन की टैक्सी है। वो तो बस इसके ड्राइवर थे। अब यहाँ खाली पड़े रहने से तो ये जंग ही तो खाएगी। शंकर की बात सुनकर साधना सोच में पड़ जाती है। फिर वो शंकर से कहती है, देखो, चौहान अंकल मुझे जानते हैं, मैं कल खुद आकर उनसे बात करूंगी, ठीक है? साधना की बात मानकर शंकर वहां से चला जाता है। दरवाजे पर खड़ी मालती सब कुछ देख और सुन चुकी थी। शंकर के जाते ही उसने साधना से कहा, तू क्यों जाएगी यूनियन? क्या करेगी वहां जाकर? ले जाने देती उसे टैक्सी। आज नहीं तो कल ये टैक्सी तो यूनियन को वापस देनी ही पड़ेगी बेटा। नहीं माँ, ये टैक्सी पापा की निशानी है, ये हमारे पास ही रहेगी। मैंने सोच लिया है, अब मैं इसे चलाऊंगी। क्या दिमाग तो ठीक है तेरा? तू कैसे चला सकती है टैक्सी? टैक्सी ड्राइवर बस लड़के ही बन सकते हैं बेटा। क्यों माँ, ऐसा क्यों? लड़का हो या लड़की, सरकार दोनों को ड्राइविंग लाइसेंस देती है ना। तुम चिंता मत करो, मुझे याद है पापा ने कहा था मुझसे कि चाहे जो हो जाए कभी हिम्मत मत हारना। माँ, अब पापा की जगह मैं लूंगी। मालती साधना को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन साधना ने फैसला कर लिया था। अगले ही दिन वो यूनियन के ऑफिस पहुंची और यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र चौहान से जाकर मिली। वो साधना को पहले से जानते थे। वो पहले भी कई बार अपने पिता के साथ उनसे मिली थी। उसे देखते ही उन्होंने कहा, अरे साधना बेटी, आओ। मुझे बताया था शंकर ने तुम आने वाली हो। बताओ बेटी, क्या मदद कर सकता हूँ? विश्वनाथ के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, पर बेटा टैक्सी तो मंगानी ही पड़ेगी ना वापस। खाली खड़े रहने से वो बेकार हो जाएगी। नहीं अंकल जी, उस टैक्सी को मैं चलाऊंगी जैसे पापा चलाते थे। क्या? ये क्या कह रही हो बेटी तुम? पर ये कैसे हो सकता है बेटी? आप मेरा साथ दें तो ये हो सकता है अंकल जी। पापा के जाने के बाद से ही हम बड़ी मुसीबत में हैं अंकल जी। माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी है। मेरा कॉलेज भी बीच में ही छूट गया, पर मैं नहीं चाहती कि राधा को अपना स्कूल छोड़ना पड़े। बेटी मैं समझता हूँ, पर तुम टैक्सी कैसे चलाओगी? पापा ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया था अंकल जी। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है। आप मेरी ड्राइविंग का टेस्ट ले लीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं मान लूंगी। साधना की बात मानकर चौहान जी उसका ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं। वो हर तरह से साधना को परखते हैं।
फिर साधना से कहते हैं, वाह बेटी, तुमने तो बहुत अच्छे से ड्राइविंग सीखी है। एक अच्छा ड्राइवर होने की सारी बारीकियां जानती हो तुम। तुम्हें देखकर सच में ऐसा लगा मानो विश्वनाथ के साथ ही गाड़ी में बैठा हूँ। बेटी, मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। साधना अगले ही दिन से अपने पिता की टैक्सी चलाने लगती है। यूनियन की यूनिफॉर्म पहने और टैक्सी चलाते देखकर कई लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन साधना ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। साधना ने अब अपने परिवार को अच्छे से संभाल लिया था। राधा का स्कूल नहीं छूटा और उसकी मां मालती को भी आराम मिलने लगा था। एक दिन साधना को घर लौटते हुए थोड़ी देर हो गई। वो अपनी टैक्सी लेकर घर वापस आ ही रही थी कि हाईवे पर उसे दो लड़के दिखाई दिए जो टैक्सी को रुकने के लिए इशारा कर रहे थे। उन्हें देखकर साधना ने टैक्सी रोकी और उनसे बोली, जी सर, बताइए कहाँ जाना है आपको। टैक्सी एक लड़की को चलाते देखकर वो दोनों लड़के चौंक गए। वो दोनों नशे में थे। साधना को देखते ही वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और फिर उनमें से एक साधना से बोला, अरे मैडम, इतना हसीन मौसम है, आप जहाँ ले जाएंगी हम वहाँ चल देंगे आपके साथ। फिर वो दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे। साधना उन दोनों की नीयत समझ चुकी थी। उसने तुरंत अपनी टैक्सी स्टार्ट की और बिना कोई जवाब दिए वहां से निकल गई। पहली बार उसे डर लग रहा था। थोड़ी ही देर में घर पहुंची। उसे परेशान देखकर उसकी छोटी बहन राधा ने उससे कहा, दीदी कुछ हुआ क्या, मुझे बताओ। माँ कहाँ है? उनके सिर में दर्द था तो सो गई। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बताओ ना क्या बात है। साधना रोने लगती है और राधा को सारी बात बताती है। राधा उसके आंसू पोंछती है। फिर वो साधना से कहती है, दीदी ये तो एक ना एक दिन होना ही था। मुझे आप पर पूरा भरोसा है दीदी। पापा ने हमें अपनी बेटी नहीं बेटों की तरह पाला है। अगर आप टैक्सी चला सकती हो तो उन जैसे बदतमीज लड़कों को धूल भी चटा सकती हो। राधा की बातों से साधना को हिम्मत मिलती है। अगले ही दिन वो जूडो कराटे की क्लास ज्वाइन कर लेती है। पूरा दिन वो टैक्सी चलाती और फिर शाम को जूडो कराटे सीखकर अपनी सुरक्षा के लिए वो खुद को तैयार करने लगी। कुछ महीनों बाद वो फिर से उसी हाईवे से वापस घर आ रही थी। रात होने ही वाली थी। वही लड़के एक बार फिर उसे दिखाई देते हैं। वो दूर से ही साधना को पहचान लेते हैं और टैक्सी रोकने का इशारा करते हैं। साधना इस बार भी टैक्सी रोकती है। इस बार वो लड़के कुछ कहने के बजाय सीधे टैक्सी के अंदर आकर बैठ जाते हैं और उनमें से एक साधना से कहता है, आज तो फंस ही गई मैडम, उस दिन तो फुर हो गई थी। चलो अब हम जहाँ चलने को कहते हैं चलती जाओ, वरना जानती हो ना क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे साथ। साधना हंसने लगती है। ये देखकर उन लड़कों को गुस्सा आ जाता है। उनमें से एक साधना की तरफ बढ़ता है तो साधना तुरंत ही उसकी गर्दन दबोच लेती है। वो छटपटाने लगता है। दूसरा लड़का भी साधना पर हमला करता है तो साधना उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फिर वो दोनों को गाड़ी से बाहर निकालती है और सड़क पर ही उनकी खूब पिटाई करने लगती है। दोनों साधना से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन साधना उन्हें कोई मौका नहीं देती। रास्ते से गुजरने वाला हर कोई ये देखकर हैरान था। लोग इस नज़ारे का वीडियो बनाने लगे और सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। साधना की मार से उन दोनों लड़कों का बुरा हाल हो चुका था। साधना ने उन दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। साधना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और साधना हर जगह मशहूर हो गई। न्यूज़ चैनल्स उसके इंटरव्यू करने लगे। ये देखकर उसमें और हिम्मत आ गई। फिर उसने चौहान जी की मदद से एक नई टैक्सी यूनियन की शुरुआत की, जहां टैक्सी चलाने वाली सारी ड्राइवर लड़कियां या फिर औरतें थीं। वो उन सभी को अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद ट्रेनिंग देती थी। ये एक अनोखी पहल थी जो धीरे धीरे हर तरफ मशहूर हो गई। साधना बहुत खुश थी। उसने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपने पिता का सपना भी पूरा किया था। ये सब करके वो सही मायने में कामयाब जो हो गई थी।